हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आप आज मैं हिंदी में कंटिन्यू करूँगा। सो इस पार्ट में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है। मतलब कुछ ऐसा फीचर जिनको पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकती। सो हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ एमरजेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। सो पहला पॉइंट है, इसका बैकग्राउंड हम पढ़ेंगे। सो 1951 में क्या हुआ था, संस्कारी परिषद केस हुआ था। सो संस्कारी परिषद केस में क्या हुआ था कि पहला सवाल ये था कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट जैसे राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम एक्सेट्रा को बदल सकती है या नहीं। सो आर्टिकल 360 के अंदर। लेकिन सरकारी परिषद केस 1951 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, पार्लियामेंट को पूरा राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। लाइक कोर्ट ने बोला आर्टिकल 13 में कि लॉ का मतलब सिर्फ ऑर्डिनरली लॉ है, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। इसलिए अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की किसी पार्ट को अमेंड करता है तो वो आर्टिकल 13 के अंडर नहीं होगा। सो आर्टिकल 13 के अंदर नहीं होगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी पार्ट्स को अमेंड करना चाहता है। मतलब सिंपल ये है कि पार्लियामेंटल फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकता है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकता है। अब क्या हुआ था, गोलकनाथ केस में 1967 में ये बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहले का डिसीजन बदल दिया। तो उन्होंने कोर्ट ने बोला कि पहले तो उन्होंने बोला था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकता है। ठीक है। बट उन्होंने नेक्स्ट टाइम क्या बोला, उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट एक ट्रांसजेंडर एंड इम्यूटेबल है। That is, it's given a transcendental and immutable position, and hence the parliament cannot abridge or take away these rights. तो उनका मतलब ये है, बहुत स्पेशल और परमानेंट है। इसका मतलब होता है स्पेशल, ट्रांसीडेंटल मीन्स होता है स्पेशल, और इम्यूटेबल मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, परमानेंट होता है। मतलब ये है कि ये ऐसा राइट है जिसको कि कभी भी चाहे नहीं सकता, या फिर कभी बदला नहीं जा सकता। इवन पार्लियामेंट भी नहीं बदल सकता है। सो कोर्ट ने ये बोला, तो उन्होंने बोला कि आर्टिकल 13 भी इसको नहीं बदल सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी एक लॉ है जो कि अंडर आर्टिकल 13 के अंदर है। अगर कोई अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स तोड़ता है तो वो इनवैलिड होगा। ठीक है। तो कोई भी अगर 13 आर्टिकल हो या कुछ भी हो, अगर राइट्स तोड़ता है तो वो राइट अगेंस्ट होगा। तो उनका कहने का मतलब यही है कि पार्लियामेंट ने स्टार्टिंग में बोला कि आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग हम फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकते हैं। बट जब गोलकनाथ केस हुआ 1967 में, तो पार्लियामेंट ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि आर्टिकल 13 भी एक क्या बोलते हैं, एक आर्टिकल 13 भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ही अंडर है। तो हम कोई भी फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकते। अगर सिंपल वर्डों में बोलूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को नहीं चेंज कर सकता है, नहीं छू सकती है। अगर अमेंड करने का कोशिश करे तो वो इन्वर्ट में आ जाएगा। सिंपल शब्दों में ये है, दैट इज़ पार्लियामेंट cannot touch the fundamental rights. If they touch the fundamental rights, then it will consider as a void. अब तीसरा पॉइंट हम इसमें बोलेंगे, क्या लिखा है इन्होंने है, पार्लियामेंट रिएक्शन देखते हैं इसके ऊपर, पार्लियामेंट का क्या रिएक्शन आया। So the parliament reacted to Supreme Court judge in the Golaknath case of 1967 by amending 24th Amendment Act of 1961. This act amendment is Article 13 and 368. So इस
इस एक्ट में पार्लियामेंट का जो ये जजमेंट पसंद नहीं आया पार्लियामेंट को, तो उन्होंने 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 पास करा। इस एक्ट्स के इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं पार्लियामेंट ने क्या डिसीजन लिया। तो उनके पास पावर है फंडामेंटल राइट्स का, राइट्स को अमेंड करने की आर्टिकल 368 के अंदर। सो उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट को राइट है अमेंड करने के राइट्स को आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग। अगर जो अमेंडमेंट पार्लियामेंट करेगी वो आर्टिकल 13 के मीनिंग में लॉ नहीं मानी जाएगी। अगर सपोज करो पार्लियामेंट ने कोई अमेंडमेंट करा तो वो आर्टिकल 13 के मीनिंग में लॉ नहीं मानी जाएगी। मतलब अमेंडमेंट को कोर्ट वॉइड नहीं कर सकता आर्टिकल 13 के बेसिस पे। सो आर्टिकल 13 के बेसिस पे अमेंडमेंट को कोर्ट वॉइड नहीं कर सकता। सिंपल समरी में बोले तो 1951 में एक शंकरी प्रसाद का केस हुआ। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकता है। फिर 1967 में गोलकनाथ का केस आया। उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को नहीं चेंज कर सकता। लेकिन 1971 से 24th अमेंडमेंट एक्ट में बोला पार्लियामेंट ने लॉ बदलने दिया, बोला वी कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। सो दिस इज द समरी। सो ये देखा जाए तो पूरा कन्फ्लिक्ट है सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट का। बाद में केशव नंदी भारतीय केस 1973 आता है तक, जहाँ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ, जिसमें कहा गया पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकती है। सो अब 1973 में एक और केस आया जिसको हम बोलते हैं केशव नंदी भारतीय केस। इसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर पे छेड़छाड़ी नहीं कर सकती है। थैंक यू। The doctrine of basic structure of the Constitution was reformed and applied by Supreme Court of Indira Gandhi केस 1975। तो अब इसमें पढ़ेंगे। इस केस में बात थी इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन डिस्प्यूट की, जो कि 1975 में हुआ था। सो 39 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 के थ्रू पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया जिसमें लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा का स्पीकर के इलेक्शन डिस्प्यूट कोर्ट में नहीं चलेगा, नहीं किया जा सकता। मतलब इनके अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन डिस्प्यूट कोर्ट्स में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके अकॉर्डिंग ये था। तो यहाँ पे लिखा भी है जो डिस्प्यूट है जो इन्वॉल्व कर रहा है प्राइम मिनिस्टर का और स्पीकर का, सो लोकसभा आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट, वो सारे कोर्ट के जुरिडिक्शन के बाहर रहेगा। द कोर्ट सेड दैट दिस प्रोविजन वॉज बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट एज इट इज़ अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि पीएम का इलेक्शन पे कोर्ट का पावर ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है क्योंकि इसने जुडिशियल रिव्यू कोर्ट के पावर को हटा दिया। कोर्ट ने बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो कोर्ट ने क्या बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो पार्लियामेंट ने अपने फ़ायदे के लिए लॉ बदलने पर लॉ बदला, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक रूल के ख़िलाफ़ है। तो पार्लियामेंट का रिएक्शन 1976 में तो 47 अमेंडमेंट एक्ट आया। सो इस एक्ट के अकॉर्डिंग 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को ये डिसीजन पसंद नहीं आया, तो उसने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1972 पास करा। सो ये एक्ट क्या था ये हम पढ़ेंगे। दिस एक्ट 1960 डिक्लेयर एंड उसमें लिखा गया था कि पार्लियामेंट के पावर को कोई लिमिट नहीं है, कोई भी कोर्ट पार्लियामेंट के अमेंडमेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकता, चाहे फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो या नहीं। तो पार्लियामेंट अगेन द पार्लियामेंट रिएक्ट जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एनेक्टेड इन 47 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976
इस एक्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के पावर का कोई लिमिट नहीं है, एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चंस इन एनी कोर्ट। तो उन्होंने बोला कि कोई भी कोर्ट में कोई भी अमेंडमेंट क्वेश्चन नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ इंक्लूडिंग ऑफ द कंट्रावेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, चाहे वो किसी फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन ही क्यों ना हो, उसको भी चैलेंज नहीं किया सकता है। हाउएवर, मतलब पार्लियामेंट ने अपने आप को अनलिमिटेड पावर दे दी इसके अकॉर्डिंग, 47 अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या हुआ, मिनर्वा मिल्स केस 1980, अब इस केस के बारे में हम पढ़ेंगे। इस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पार्लियामेंट को रोका और कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट के ये कहाँ गलत है कि उसकी पावर अनलिमिटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पूछा, कोर्ट का लॉजिक था कि पार्लियामेंट के पास सिर्फ लिमिटेड अमेंडमेंट पावर है, ये पावर है कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये लिमिटेड जो पावर है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। पार्लियामेंट अपनी पावर को बढ़ा नहीं सकती और कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर यही बोला, सुप्रीम कोर्ट इन मिलर केस 1980 invalidate this provision and according to it, applying the doctrine of basic structure, respect of Article 368, court held that since Constitution has conferred a limited amending power of the Parliament, the Parliament cannot use or exercise of this limited power of enlarge that very power and absolute power indeed. इनका मतलब यही है, तो पार्लियामेंट कैन नॉट अंडर आर्टिकल 368 एक्सपेंड इट्स अमेंडिंग पावर सो एक्वायर फॉर इटसेल्फ द राइट टू रिपील और अबॉलिश कॉन्स्टिट्यूशन और डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक फीचर। ये पार्लियामेंट नहीं कर सकती है। तो पार्लियामेंट के पास सिर्फ कुछ लिमिट तक ही बदलाव करने की पावर है। अगर वो पावर अनलिमिटेड हो गई तो कॉन्स्टिट्यूशन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के वो बदल सकती है और पर ख़त्म नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है लेकिन ख़त्म नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके बेसिक फीचर लाइक डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, जुडिशल रिव्यू को तोड़ नहीं सकती। ठीक है। अगर हम इसकी समरी करें तो समरी इसकी बहुत इजी है। समरी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसमें क्या है। 1975 में इंदिरा गांधी केस हुआ, इंदिरा गांधी केस। ठीक है। और इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 39th अमेंडमेंट को कैंसिल किया। ठीक है। और जुडिशल रिव्यू हटाया। जुडिशल रिव्यू हटाना इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उन्होंने बोला कि जुडिशल रिव्यू हटाना इज अनकॉन्स्टिट्यूशन। फिर 1976 में फिर एक अमेंडमेंट हुआ जिसको हम 47 अमेंडमेंट कहते हैं। इसमें पार्लियामेंट ने बोला, हमारे पार्लियामेंट ने अपने आप को अनलिमिटेड पावर दे दी। पार्लियामेंट है गिवन इटसेल्फ अनलिमिटेड पावर। 1980 में फिर मिनर्वा मिल्स केस आया। इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर नहीं मिल सकता है बिकॉज दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है। दिस डिस्ट्रॉय कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर। सो नाउ हम पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी मूल ढांचा। मूल ढांचा क्या है इसका। यह लिस्ट बताती है कि हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को किसी भी हिस्से को बदल सकती है, यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स को भी। अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो किसी भी हिस्से को चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है, यहाँ तक कि फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज फंडामेंटल राइट्स को भी। ठीक है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट का संविधान को बेसिक स्ट्रक्चर को मैं नहीं बदल सकती, मतलब जो संविधान की बुनियाद पहचान है उसे ख़त्म नहीं कर सकता। इसके अकॉर्डिंग उनका यही कहना है कि द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज the basic structure of the constitution for the various judgment for the various judgment the following have emerged the basic feature of the constitution element of basic structure of the constitution। तो उन्होंने कहा कि यार नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बेसिक फीचर्स को अगर आप चेंज कर दोगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक मतलब बेसिक हिल जाएगा, बुनियादी हिल जाएगा, उसे ख़त्म किया जा सकता है। कुछ पॉइंट्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर में, ये क्यों ज़रूरी है तो हम पढ़ेंगे। पहला, सुप्रीम पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सबसे ऊपर है, जिसका मतलब ये है। सेकंड है सोवरन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर। इंडिया एक सोवरन है, यानी संप्रभु है, अपने फैसले खुद लेने वाला, मतलब सोवरन मीन इंडिपेंडेंट और हु कैन टेक देयर ओन डिसीजन, सोवरन है। डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी आपको पता ही है। एंड रिपब्लिक मतलब एक राष्ट्रपति वाला देश है, ठीक है। थर्ड है सेकुलर कैरेक्टर्स। एज वी नो दैट कि हमारे देश में सारे धर्म्स का रिस्पेक्ट किया जाता है, कोई राज धर्म नहीं है, कोई हमारा नेशनल धर्म नहीं है। इसके बेसिस पे ये हो गया। इसके बेसिस पे जिन्हें पार्लियामेंट नहीं हटा सकती, वो क्या क्या नींव है हमारे, ये हम पढ़ रहे हैं। जैसे सेकुलर है तो पार्लियामेंट इसको नहीं हटा सकती, धर्म निरपेक्ष है। सेपरेशन ऑफ पावर, हमारे पास क्या है, थर्ड इज सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये भी पार्लियामेंट नहीं हटा सकती। मतलब 3 अंग है पार्लियामेंट लेजिस्लेचर के। पहला, लेजिस्लेचर मतलब कानून बनाने वाला, हु मेक लॉज। जुडिशरी मतलब जुडिशरी आपको पता है, जो न्याय देता है, ठीक है। एंड एग्जीक्यूटिव मतलब कानून लागू करने वाला, ठीक है, हु अप्लाई लॉज। लेजिस्लेचर मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव हु अप्लाइड लॉ, एंड जुडिशरी जो हम न्याय करते हैं, जो वो देता है। थर्ड फिफ्थ मीन्स फेडरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल मतलब केंद्र और राष्ट्र, केंद्र और सेंटर और स्टेट में क्या है हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज फेडरल कैरेक्टरिस्टिक। यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। वेलफेयर सोसाइटी स्टेट, दैट इज सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। वेलफेयर स्टेट मतलब सामाजिक आर्थिक न्याय करना। जुडिशल पावर आपको पता ही है। फ्रीडम ऑफ एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। पार्लियामेंट सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, देश में कानून का शासन होगा, सब कानून के बराबर हैं। हार्मनी, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंट जुडिशली, and limited power of parliament to amend the constitution. The 17th one is effective access to justice, and principle sees underlying fundamental rights. Power of Supreme Court, Article 32, 31, 31 and 42. Power of High Court under Article those chapters. So thank you. This is the chapter, I think, and this is the summary.